नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपके बीच में आज मैं यूपी टेट, सी टेट, आर टेट एंड अदर टेट के लिए जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षाओं को लेकर के है, चाहे वह एमपी टेट हो, चाहे वह किसी भी राज्य की टेट हो, उसके लिए हम पर्याप्त आपके लिए उपलब्ध मटेरियल के साथ में उपस्थित हैं। आज आपकी पर्यावरण की बहुत ही उम्दा क्लास में लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें देरी न करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके बीच में उपस्थित कराते हैं। और चलिए, प्रथम नंबर के प्रश्न आज पर्यावरण के ईवीएस जिसको कह सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस टीम की ओर से वर्क किया जा रहा है, जो आपके लिए उपस्थित है। चलिए, पहले नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको कम से कम समय 5 से 10 सेकंड के अंदर उत्तर देना है, और फिर उसके पश्चात मैं उत्तर दे दूंगा। और यदि आपको उत्तर देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर जो नए स्टूडेंट हैं। यदि पसंद आती है क्लास तो ज़रूर देखें। लीजिए, मैं आपके बीच में उपस्थित करा रहा हूँ। अभी प्रथम नंबर का प्रश्न आपके बीच में उपस्थित करता हूँ, ध्यान दें। यह रहा आपकी स्क्रीन पर, साफ साफ देखा जा सकता है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर। पहले नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पके हुए चावल को एक प्रशीतन में लंबे समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि भोजन में नमी की मात्रा कम तापमान पर कम हो जाती है। दूसरा बिंदु कहता है, रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार डालते हैं। रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है, कम तापमान रोगाणु को मारकर नष्ट कर देता है। यह आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, जल्द से जल्द जवाब दें। आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक उपलब्ध करा सकते हैं कि सर आप हमारी क्लास का तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। जैसा कि इसमें जो बिंदु है, आपको बता दूं कि इसका जो राइट बिंदु है इसका सी पार्ट। आपका सी पार्ट जो है पूर्णतः सत्य है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सी पार्ट इसका पूर्णतः सत्य है। रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए पके हुए चावल को एक प्रशीतन में लंबे समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ज़रूरी है, आवश्यक है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम आपके बीच उपस्थित करा रहे हैं, और चलिए इसकी महत्वपूर्ण जानकारी से भी रूबरू हो लें। इसमें देखिए, कहा गया है, साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं, उसके बारे में ज़रूर देखें। और इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि समय आपको ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती रहेंगी। किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे तक ठंडा करने की क्रिया को प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जब कोई द्रव उबलता है तब उसके बाष्पीकरण अर्थात द्रव में से वाष्प में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि कोई द्रव किसी विधि से अत्यंत द्रुत गति से बाष्पित कराया जाए और उसे अन्य किसी स्रोत से ऊष्मान मिल सके, तो वह अपने अंदर की ऊष्मा के व्यय से बाष्पित होता है, फलतः वह शीतल होने लगता है। इस सिद्धांत का प्रयोग विशाल पैमाने पर आधुनिक यांत्रिक प्रशीतन उपकरणों में किया जाता है। इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यद्यपि इसके बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मान काफ़ी ऊंचा होता है,
फिर भी निम्न तापों पर उसकी वाष्प दाब अल्प होती है। इस कार्य के लिए अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान दें, इस कार्य के लिए अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और चलिए अब हम आपको दूसरे प्रश्न की ओर ले चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर के मुकाबले आमाशय के अंदर तेजी से होती है। क्यों होती है, यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन रस जब आमाशय से बाहर होते हैं तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। पाचन रस जब आमाशय से बाहर होते हैं तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है कि जब खाना आमाशय में मथता है तो तेज एंजाइम कार्रवाई के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है भोजन पाचन की उपस्थिति में आमाशय में पाचक रस के उत्पादन की राशि बहुत अधिक होती है। आमाशय, चौथा ऑप्शन कहता है आमाशय के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय हैं। मैं जब तक चारों ऑप्शन पढ़ता हूं तब तक आप लोग उत्तर दे सकते हैं। मैं बहुत ही कम समय, आपको अधिक समय देता हूं कि जिससे कि आप लोग उत्तर देते जाएं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम अपने उत्तर हम तक उपलब्ध करा सकते हैं। और यह आपको बता दूं, यह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली परीक्षाओं बीए एंड बीएससी में दिया जाने वाला पर्यावरण एवं मानवाधिकार, ह्यूमन राइट का, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट का पेपर जो होता है उसके लिए भी यह उपयोगी प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। लगातार अध्ययन करते रहिए। दूसरे नंबर के प्रश्न की चर्चा करें तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सही बता दें आपको, तो सही उत्तर के लिए इसका बी पार्ट पूर्णतः सत्य है। इसका बी पार्ट पूर्णतः सत्य है। जैसा कि कहा गया है कि जब खाना आमाशय में मथता है तो तेज एंजाइम कार्रवाई के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन सही है वह आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन पूर्णतः बी पार्ट सत्य है और सही है, राइट है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या कहता है, यह भी आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात भी कही गई है, उस बात को भी ध्यान दे लें। इसमें क्या कहा गया है यह भी आपको चलिए दिखाई देते हैं। पाचन की प्रक्रिया बाहर के मुकाबले पेट के अंदर तेजी से होती है क्योंकि जब खाना पेट में मथता है तो तेज एंजाइम कार्रवाई के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों के मुख्य 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यथा एक, यह ध्यान दे लें, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं क्या कही गई हैं, म्यूकस का जो स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा की कोशिकाएं, और पेप्टिकया मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजीम पेप्सिनोजेन का स्त्राव करती है, तथा भित्तीय ऑक्सीटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेज कारक स्रावित करती हैं। नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है इसमें। और चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर गुजरते हैं क्योंकि बहुत कम समय में हमें अच्छे से अच्छे प्रश्न उपलब्ध कराने हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ब्लैंक दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। के रूप में निवेश किए जाने पर जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। प्रशिक्षण, शिक्षा, मेडिकल केयर, उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है। चलिए अब हम स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड में आपको प्रश्नों के सवाल देने हैं, जवाब देने हैं, तो तीसरे ऑप्शन का जवाब तत्काल प्रभाव से दीजिए। इसका जो उत्तर सही है मैं बता दूंगा आपको, उपरोक्त सभी इसका सही है क्योंकि इसमें प्रशिक्षण, शिक्षा एवं मेडिकल केयर के रूप में निवेश किए जाने पर जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। यह पूर्णतः सत्य है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न, यह मैं आप लोगों को बता दूं कि कक्षाओं को देने का जो एक रूटीन है, एक जो तरीका है, वो मैं अभी लगातार ले रहा हूँ आपके बीच में क्लास। यह बहुत ही अच्छा आपको लगेगा,
थोड़ा आप हमसे जुड़ जाइए। लगातार आपको नए नए चीज़ों का आभास होगा, नई नई चीज़ों को बताया जाएगा। ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके क्वेश्चंस मोस्ट हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए सभी मोस्ट क्वेश्चन दिए। ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर और जैम जैसे प्रोस्टेक्ट फूड जो हैं से भरपूर होते हैं। किस चीज़ से भरपूर होते हैं फूड? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से या प्रोटीन से? आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है इसका आंसर आपको बताना है। या आपको बता दूं, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर आदि में भरपूर होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है भरपूर, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त होती है, या पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न स्पीड में लेना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? आपको बताना है। उच्च रक्तचाप, डिप्थीरिया, हृदयघात, मधुमेह। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 5वें नंबर का जल्द से जल्द जवाब दीजिए। आपको बता दें कि 5वें नंबर का जो पार्ट सही है डिप्थीरिया, पूर्णतः सत्य है। कौन सा रोग जो है रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया रोग संक्रामक रोग है, यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और चलिए इसी के साथ में इसकी थोड़ी सी जानकारी। डिप्थीरिया एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह किसी ऐसे व्यक्ति से भी फैल सकता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए रूमाल या पानी के गिलास को उठाता है। यह आपको पता होना चाहिए कि यह संक्रमित व्यक्ति द्वारा यदि कोई रूमाल इस्तेमाल कर लिया जाता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो डिप्थीरिया रोग आप में भी फैल सकता है। यदि उसके पानी के गिलास को भी यदि आप उठाते हैं तो भी आप तक डिप्थीरिया पहुंच सकता है। यह एक संक्रमण बीमारी है, यह ध्यान देने योग्य बात है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वास्तव में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को रियलिटी में ऐसे ही पसंद आते होंगे, क्योंकि यही प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां ऐसे ही प्रश्न आते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न कहता है उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। कविता को अपने पड़ोसी द्वारा 4 किलो आंवला भेंट किया गया था। ध्यान दें, कविता को अपने पड़ोसी द्वारा 4 किलो आंवला भेंट किया गया था। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाती है। उसे किस तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है? अपघटन, पाश्चुरीकरण, संरक्षण और परिरक्षण। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 6वें बिंदु का आपको ध्यान देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। 6वें बिंदु के प्रश्न का जवाब दीजिए। और चलिए आप 6वें बिंदु का जवाब दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 6वां बिंदु क्या कहता है? परिरक्षण इसका पूर्णतः सही है। प्रिजर्वेशन पूर्णतः सही है। कविता अपने पड़ोसी से 4 किलो आंवला भेंट किए गए कविता को वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाती है। उससे किस तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है? तो परिरक्षण तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है, पूर्णतः सत्य है। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या कहता है यह भी ध्यान दे लें। परिरक्षण पूर्णतः सत्य है। और चलिए 7वें नंबर का बिंदु हमारा ये आ गया। 7वें नंबर का बिंदु क्या कहता है यह भी ध्यान दे लें। ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श और झोपड़ियों की दीवारों पर गोबर से कोट किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श एवं झोपड़ियों की दीवारों पर गोबर से कोट किया जाता है, जिसको यदि बुंदेली भाषा के तौर पर कहा जाए तो लिपाई भी कहते हैं। तो उसका जो कोट किया जाता है वह कोट झोपड़ियों को एक प्राकृतिक रंग देने के लिए किया जाता है, या उन्हें चिकनी और स्वच्छ बनाने के लिए किया जाता है, या फिर सी पार्ट कहता है घर्षण बढ़ाने हेतु उन्हें रूखा करने के लिए किया जाता है, या डी पार्ट कहता है कि कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वें नंबर का बिंदु क्या कहता है? तो आपको बता दें कि यह जो इसका सही उत्तर जो है आपको बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है इसका परीक्षण, या इसके कोट किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श और झोपड़ियों की दीवारों पर गोबर का जो कोट किया जाता है कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है। डी पार्ट पूर्णतः सत्य है। लीजिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें, निम्नलिखित में से सबसे अलग क्या है?
निम्नलिखित में से सबसे अलग क्या है? पशुपालन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य। यह आपको बताना है कौन सा इसका सही है। 8वें नंबर का बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वें नंबर का बिंदु जल्द से जल्द बताइए। तो आपको बता दें, इसमें जो पूर्णतः सत्य है, निम्नलिखित में से सबसे अलग क्या है? तो पशुपालन सबसे अलग है। पशुपालन पूर्णतः सत्य है। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। 9वें नंबर का प्रश्न, रेबो क्या है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है पर्यावरण के, जो आपको बता दें ऐसे प्रश्न हम चुन रहे हैं जो आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने ही हैं। यह ऐसा नहीं कि यह शिक्षक भर्ती या शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए है। यह कई भर्तियों, सामान्य ज्ञान, जीके का एक मटेरियल टाइप है, क्योंकि यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ हर चीज में वर्तमान में पर्यावरण के क्वेश्चन आने लगे हैं। चाहे आप किसी भी सामान्य ज्ञान के जानकारी के तहत भी देखें या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हो, तो उस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। रेबो क्या है? रेबो आपको बताना है। यह आपका 9वें नंबर का प्रश्न कहता है रेबो क्या है? पश्मीना बकरी के रहने का घर, लद्दाख के पहाड़ का नाम। सी पार्ट कहता है चंपा के चांपा के लोगों के रहने का घर। इनमें से कोई नहीं। वो शब्द बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चागम्पा इसको कहेंगे। तो यहाँ के लोगों के लिए रहने का घर है, या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो डी पार्ट इसका जो रेबो क्या है? तो रेबो एक चागमा जो जाति होती है उसके लोगों के रहने का घर होता है, इसे कहा जाता है। तो 9वें नंबर का आपका जो पार्ट है इसका सही पूर्णता। और इसी के साथ में जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हैं, जो भी लगातार देख रहे हैं, वो इस वीडियो, इस क्लास को लाइक भी कर दें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वह सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि वह भी हमसे जुड़ जाएं और लगातार क्लास लेने के लिए आतुर हों, क्योंकि क्लास हम लगातार देंगे। और निःशुल्क है, यह क्लास निःशुल्क है। आपको नए से नया मटेरियल मिलेगा, लेकिन सब्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तिगत कार्यों में लिप्त होने के कारण कभी कभी समय अभाव के कारण आप लोगों तक क्लास देरी से पहुंचती है। लेकिन आप लोग लगातार देखते रहिए, एम ऑनलाइन क्लासेस का ध्यान करिए, लगातार आपको आभास होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम तैयारी कराने में सक्षम हैं। उत्तर है सी, चांगपा के लोगों के रहने का घर है। चांगपा जनजाति जो लोग होते हैं उन घरों में रहते हैं, उन्हें रेबो कहा जाता है। यह ध्यान दें कि मैं पूर्व में बता चुका हूं। अगला जो क्वेश्चन है 10वें नंबर का, क्या क्वेश्चन कहता है? डॉग फिश। डॉग फिश का निवास करती है। डॉग फिश कहाँ पर निवास करती है? झांसी, तालाब, झील, तालाब और समुद्र, नदी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? जल्द से जल्द जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण मजेदार क्वेश्चन है। डॉग फिश निवास कहाँ पर करती है? झील में, तालाब में, समुद्र में, नदी में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 10वें नंबर का बिंदु है। इसी के साथ में आपको बता दें, एक दो लाइन की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, आप जब तक उत्तर बता रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं। बहुत ही अच्छी एक दो लाइन की बात आपके बीच में बोलना चाहता हूं। सफलता के लिए एक दिन लगे, सफलता के लिए एक दिन लगे या एक साल, मेहनत करने से कभी मत थकना, कभी मत रुकना। यानी कि आपको एक दिन लगे या एक साल, आप मेहनत करने से मत रुकें, ना मत झुकें, ना टूटें, ना रुकें, लगातार बढ़ते चलें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इसका जो 10 डॉग फिश निवास करती है तो समुद्र में निवास करती है, इसका सी पार्ट पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई, हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए, एक 11वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। इसमें साफ साफ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। क्या कह रहा है 11वें नंबर का प्रश्न? घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। मनाली, हिमाचल प्रदेश के घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते थे। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते थे। नीचे के मंजिल पर जो है जरूरत का सामान जो है उसमें रखा जाता था, जानवरों को रखते थे। और राजस्थान में
गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती थी में रहते थे। इसमें लगातार जुड़ गया, इसलिए पढ़ने में कठिनता हो रही है, कोई बात नहीं, स्पीड में जवाब देते रहें। 11वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। अगला बिंदु, इसमें जो उत्तर है इसका उत्तर सही कौन सा है? यह 11वें नंबर का प्रश्न है जिसका सी पार्ट सही है, जिसमें ए और सी पार्ट सही है पूर्णतः। चलिए, इसका ए और सी पार्ट सही है पूर्णतः। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु इसमें, चलिए अब अगले बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है, समय न गंवाते हुए, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। आपके प्रश्नों की श्रृंखला 20 है, जो कि हम आपकी बहुत ही जल्द पूर्ण कर देंगे, लेकिन आप लोग लगातार देते रहें क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए। इग्लू कहाँ पाया जाता है? इग्लू रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है, अत्यधिक गर्म क्षेत्र है। इग्लू कहाँ पाया जाता है? इग्लू आपको बताना है, इग्लू कहाँ पाया जाता है, इग्लू क्या है। तो आपको यह 12वें नंबर का प्रश्न बताना है। इग्लू अत्यधिक ठंडा क्षेत्र, अत्यधिक ठंडा क्षेत्र इग्लू कहाँ पाया जाता है? अत्यधिक ठंडा ठंडा क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि 12वें नंबर का सी पार्ट इसका सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इग्लू के बारे में आपको बता दूं, इग्लू अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह घर जो है बर्फ के ब्लॉक से बने होते हैं। इग्लू किनको कहते हैं? यह जो घर होते हैं, घर के आकार के होते हैं, यह घर के आकार के होते हैं, घर टाइप के बनी होती है, गुफाएं टाइप की आपको बता दें तो बर्फ के ब्लॉक के बने होते हैं। बर्फ इसके ऊपर ढकी होती है, उसके अंदर होते हैं घर। इग्लू का आकार जो होता है अंडाकार होता है, और इग्लू का जो प्रवेश द्वार होता है बहुत छोटा होता है। आपने देखा होगा, यदि आप कार्टून में कुछ में देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि भालू जब घुसता है छोटी सी गुफा में तो उसी को इग्लू कह सकते हैं। हवा को गर्म रखने के लिए फर्श पट्टी के रूप में जानवरों की खाल रखी जाती है, या रोबा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे इग्लू कहते हैं, जिसमें लोग भी रहते हैं। यह ठंडे प्रदेशों में, यानी कि ठंडे तौर पर अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं होते हैं। लीजिए 13वें नंबर का प्रश्न है। बहुत ही कम प्रश्न है लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और इनमें जानकारियाँ जो है, यदि आप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो 20 के साथ में आपको कम से कम 50 जानकारियाँ मिल रही हैं, यानी 50 से 60 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं लगातार। डोंगा घर कहाँ पर होते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोंगा घर कहाँ पर होते हैं? कोलकाता, कानपुर, कन्याकुमारी, कश्मीर। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, तत्काल जवाब देते जाएं। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? डोंगा घर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता दें, डोंगा घर जो पाए जाते हैं हमारे कश्मीर में पाए जाते हैं। डोंगा घर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो डोंगा घर जो होते हैं वह कश्मीर में होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लीजिए 14वें नंबर के प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। 14वां नंबर क्या कहता है? मिट्टी के घर बनाने के लिए कीकर की लकड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है? यह ध्यान दें, मिट्टी के घर बनाने के लिए कीकर की लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह घर को कीड़ों से बचाता है, यह घर को मजबूत बनाता है, यह घर को ठंडा रखता है। सभी सही है। इनमें से कौन सा सही आपको बताना? मिट्टी के घर में कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, यह आपको बताना है। 14वें नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको उत्तर बता दूं। 14वें नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है, यह घर को कीड़ों से बचाता है। इसका उत्तर पूर्णतः ए पार्ट सत्य है। बहुत ही अच्छा 14वें नंबर का प्रश्न, चलिए जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को जो लोग जवाब देते जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते जाएं, क्योंकि यह जो प्रश्न है यही प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे। मिट्टी के घर राजस्थान के गर्म रेगिस्तान और गांव के इलाके में पाए जाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में यह घर अत्यधिक गर्मी को बेहतर ढंग से अपनाने में मदद करते हैं। इन घरों की मिट्टी की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी इससे पार ना कर सके। ध्यान दें, छतों को चारे और झाड़ियों से बनाया जाता है। कीड़ों से बचाने के लिए छतों में बबूल
अर्थात कीकर, बबूल को ही कीकर कह रहे हैं या किकर कह रहे हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यह ध्यान दे लें, कई जगहों पर किकर लिखा मिलेगा, कई जगहों पर कीकर लिखा मिलेगा और बबूल भी लिखा मिलेगा। तो बबूल को ध्यान दें कि इस बबूल की लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। लीजिए 15वें नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई के, मेधा पाटकर, ए बनर्जी के या सुंदरलाल बहुगुणा? तो आपको उत्तर पता ही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, चिपको आंदोलन की। इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी भी ध्यान दे लें। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के शियालारा शिलायरा नामक स्थान पर हुआ था। आपकी प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से बीए किया। आपने बीए कहाँ से किया? लाहौर, यानी कि पाकिस्तान से किया, लाहौर चले गए थे। अपनी पत्नी श्रीमती बिमला नोटियाल के सहयोग से इन्होंने चले आल्हा में ही पर्वतीय वन्य जीव मंडलीय स्थापना की भी शुरुआत की। सन 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन का अनशन भी किया था। चिपको आंदोलन के कारण विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान देने योग्य है। इसका मुख्य बिंदु, इतनी डिटेल का पूरा सार जो निकल के आता है, वृक्ष मित्र। आपको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को के अनुसार पेड़ों को काटने की उपेक्षा उन्हें अति महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही अच्छे तरीके से इनने बात कही है। अगला बिंदु हमारा जो कहता है, जो ध्वनि बहरेपन का कारण बन सकती है। थोड़ा सा शब्दों को जोड़ा गया है हमारे कंप्यूटर महोदय द्वारा, थोड़ी सी कमी दिख रही है लेकिन कोई बात नहीं, आगे की क्लासेस में आपको यह कमी नहीं दिखेगी। जो ध्वनि बहरेपन का कारण बन सकती है 60 dB तक, 140 dB तक, 185 dB या 120 dB। आपको बता दें, जो ध्वनि बहरेपन का कारण बन सकती है वह ध्वनि है 85 dB से ऊपर। यदि 85 dB से ऊपर की ध्वनि आपके कानों पर लगातार पड़ रही है तो आप बहरेपन के शिकार हो सकते हैं। यह बहुत ही सादा सिंपल बात है। हमारी जो सुनने की क्षमता होती है उसको हम लोग साफ दृष्टि से 75 या 80 dB की बात ही करते हैं, लेकिन यदि 85 dB तक की आवाज़ या इससे ऊपर की आवाज़ यदि आप सुन रहे हैं तो बहरेपन का प्रमुख कारण यही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। यह आपको कोई बात नहीं, अगला बिंदु जो कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा 17वें नंबर का, एक पत्थर की ढलान वाली सड़क पर लुढ़कना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से आसान होता है क्योंकि लुढ़कने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में अधिक होता है। दोनों में समान कार्य किया जाता है लेकिन लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। सी पार्ट कहता है लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में कम होता है। डी पार्ट कहता है उठाने में किया गया कार्य लुढ़काने के बराबर होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 17वें नंबर की चर्चा कर रहे हैं हम, 17वें नंबर के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। 17वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें कि इसका सी पार्ट पूर्णतः सत्य है, जैसा कि कहा गया है। सी पार्ट पूर्णतः सत्य है। लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में कम होता है। यह पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 18वें नंबर के, क्योंकि 20 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही जल्द हम समाप्त करने वाले हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार
के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल के साथ में किया जाता है, वह कौन सा रोग है जिससे सिनकोना के द्वारा जिसका इलाज किया जाता है, वह आपको बताना है। वह है क्या? मलेरिया। मलेरिया की दवा जो है सिनकोना पेड़ से बनती है, सिनकोना पेड़ से बनती है। उच्च जो कपकपी उपचार से सिनकोना पेड़ की छाल से उपचार किया जाता है, तो वह है मलेरिया रोग का। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लीजिए अगले प्रश्न इसके बारे में बता दें। मलेरिया प्लाज्मोडियम के संक्रमण के कारण होता है। यह एक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और आपको बता दें कि उससे होता है, और यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किननाइन वह दवा है जिसे सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है, उसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बर्तन किससे बने होते हैं? बर्तन किससे बने होते हैं? कांच से, स्टील से, एल्यूमिनियम से, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें सभी से बने होते हैं बर्तन, कांच से, स्टील से, एल्यूमिनियम, उपरोक्त सभी। इसका डी पार्ट पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई। हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न लीजिए आपका 20वें नंबर का। तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है। कौन सा तत्व जो है अल्फा कण उत्सर्जित करता है? 20 नंबर के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है, या 20 नंबर का प्रश्न जो है आपको बताना है। तत्व रेडियम तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है। रेडियम तत्व जो है अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही आज की। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। रेडियम न्यूट्रॉनों की अधिकता के कारण प्रकृति में रेडियम धर्मी होता है, इसलिए यह अदृश्य विकिरण या अल्फा कण उत्सर्जित करता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। एम ऑनलाइन क्लासेस आपके सामने जो चित्र बना हुआ है इसका विशेष गौर करें। इसी तरीके से आपको चित्र में जो भी साथियों को देना है, सब्सक्राइब करना है। कलम आपके हाथ में है। ओपन द डोर टू सक्सीड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लिए यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद साथियों। विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों। वंदे मातरम साथियों।